हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो बिजनेस स्टडी का करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसको पढ़ने से पहले आपको जो है थोड़ी सी बात मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर किया है कि मैनेजमेंट आपका क्या है। कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि मैनेजमेंट एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, और बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल मेन क्या होता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो उस गोल को वो कितनी इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से जिस चीज़ को करता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था। दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये 5 एलिमेंट तो हमेशा आपको माइंड में रखना है। और इन पांचों एलिमेंट के आप डिफरेंट जो है आपका बाद में आप अलग अलग चैप्टर भी पढ़ोगे। प्लानिंग को लेकर अलग है, ऑर्गेनाइजिंग को लेकर अलग है, स्टाफिंग को लेकर अलग है, डायरेक्टिंग को लेकर अलग है, और उसके बाद कंट्रोलिंग को लेकर अलग है। तो ये 5 एलिमेंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर इस चैप्टर में है आपका प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, सो दैट कि मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सके। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर एंड एक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके की एक तरीके की गाइडलाइंस है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि कोई भी मैनेजर किस टाइप का डिसीजन लेगा, किस सिचुएशन पे उसे किस टाइप का बिहेवियर दिखाना होगा, और किस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और जो कि आता कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से, एनालाइज से, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंसान अपने जॉब के टाइम पे करता है। तो उस एक्सपीरियंस से, वो सारी चीज़ों से पता चलता है कि किस सिचुएशन पे हमें कौन सा डिसीजन लेना होता है, या फिर किस टाइप का एक्शन लेना होता है। तो ये आपका बेसिक हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर किस टाइप का होता है, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उस चीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टडीज़ में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको उतने ही पॉइंट्स में उसे आंसर देना है, सो दैट आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। और आपको याद रखना है कि सारी जो चीज़ें हैं, अंदर का मैटर आप लिख लोगे, एक बार आपने समझ लिया तो आप इसको ईजिली लिख लोगे। मेनली आपको हेडिंग जो है अच्छी तरीके से याद रखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से आपको लग जाना है, और ये जो शॉर्ट नोट बनाकर आपको हेडिंग तो उसकी एक अलग से कॉपी बनाकर उसे बार बार रिवाइज करेंगे। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फर्स्ट नेचर है, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, इंटरप्राइज किसी भी टाइप का हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह क्या होता है, काम आता है। सेकेंड बात करें जनरल गाइडलाइंस, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एनालाइज के थ्रू, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर उन सारी चीज़ को एनालाइज करके एक पॉइंट पे जाते हैं, और एक जनरल गाइडलाइंस की तरह बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। लेकिन कभी कभी दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्टली रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एज द बिजनेस इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक। क्योंकि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अब बिजनेस में क्या है, पब्लिक का टेस्ट कैसा है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, फैशन में क्या क्या चल रहा है, तो इन सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बिजनेस में। तो इस वजह से जब हम मैनेजमेंट में आते हैं, तो उसमें भी जो है हमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अपना सोच समझ कर भी डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिंसिपल्स जो भी बनाए जाते हैं मैनेजमेंट के, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। जो भी मैनेजर एक्सपीरियंस करता है अपने काम के दौरान, रिसर्च करता है, तो उन सारी चीज़ों के बाद ही इसको डेवलप किया जाता है। फोर्थ क्या आपका फ्लैक्सीबल होता है, दे कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब जो मैनेजर है उसको ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल में ये चीज़ लिखा हुआ है कि हाँ इस सिचुएशन में आपको ऐसे रिएक्ट करना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करे। वो उस सिचुएशन को पहले देखेगा कि उस सिचुएशन पे कौन सी चीज़ करना चाहिए, तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी लाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको
फोर नेचर याद रखने हैं, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस फॉर्म बाई प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन, एंड फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों चीज़ें एक ही है कि क्या इंपॉर्टेंस है या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। इस चीज़ को लेकर जो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली आंसर लिखना है। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि उसका हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर को क्या करता है, जो भी उसने सोचा हुआ है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो है एक जरिया प्रोवाइड करता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। उस प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर जो है सही डिसीजन ले पाता है सही टाइम पे बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। Second point is optimum utilization of resources and effective administration. Management principle facilitate optimum use of resources. Management जो प्रिंसिपल है वो सिखाता ही यही है कि आप रिसोर्सेज को किस तरीके से कम यूज करके आप उससे ज़्यादा आउटपुट ले सको बाई कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही बन जाता है कि जितनी फिजिकल आउटपुट यूज़ कर रहे हो, फाइनेंशियली कितना उसमें पैसा लगा रहे हो, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तीनों को कोऑर्डिनेट करके जो है चीज़ों को सही किया जाता है ताकि अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडाइज एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब इसके अंदर क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनको भी दुखी नहीं होना है। वर्कर्स और मैनेजमेंट में हमेशा ये देखा जाता है कि उन दोनों के जो चीज़ें होती हैं, दोनों का मोटिवेशन होता है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने का जो है काम करता है ये। थर्ड क्या है, साइंटिफिक डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक। अब जो भी डिसीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा वो क्या होता है, ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, बैलेंस्ड होता है एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। और क्या होता है कि थोड़ा सा जब आप चीज़ों को स्टडी कर लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो वो चलेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी जो है इसका डिसीजन काफ़ी साइंटिफिक होता है। फोर्थ पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली डेवलप इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में ही बात करते हैं, बल्कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैनेजर के अंदर या फिर जो उनके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको लेकर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कराते हैं, जैसे कि इक्विटी एंड फेयर रिम्यूनरेशन। जो भी बंदा काम कर रहा है उसको जो वेजेस है, उसकी सैलरी है, वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो पर्सन सेटिस्फाई हो और हमारे लिए वो काम अच्छी तरीके से कर सके। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर जो है एक फ्योल ने एक टेलर ने, दोनों ने है जो है मैनेजमेंट को लेकर प्रिंसिपल बनाया था। तो दोनों के बारे में जो है आपको थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं पता होना चाहिए। कभी कभी दोनों के कंपैरिजन को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं, और दोनों ही आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्योल के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। तो हेनरी फ्योल को डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियरिंग में, और उसके बाद उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी थी फ्रेंच माइनिंग कंपनी में इंजीनियर के रूप में। ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और काफ़ी जल्दी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट भी मिल गया। व्हेन द कंपनी वाज, और जब वो उस कंपनी जो फ्रेंच माइनिंग कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया था वो कंपनी एकदम बैंकरप्सी पे आ गई थी, मतलब कंपनी लगभग डूबने ही वाली थी। he accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस अपने पूरे लाइफ टाइम में किया था उसको यूज़ करके उन्होंने क्या किया, कंपनी की पूरी फॉर्चून ही बदल दी, उसकी किस्मत ही बदल दी, और वो कंपनी दोबारा से अच्छी तरीके से खड़ा हो गया। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, अब उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से किसे जाना जाता है, हेनरी फ्योल को नाम आपको याद रखना है। हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आगे जाकर आप पढ़ोगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट दैट इज फ्योल। अब उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए तो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो कि डेवलप किया था फ्योल ने। तो आपको कुछ कुछ जो प्रिंसिपल है, हालांकि बहुत सारे प्रिंसिपल ने बनाए थे बट कुछ आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको भी पता है 6 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन आते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो है डिवीज़न ऑफ वर्क।
को लेकर उन्होंने प्रिंसिपल बनाया था। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क और जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा था कि कोई भी काम को आप क्या करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या करो, 2-3 स्टेप पे छोटे छोटे टास्क में उसे डिवाइड कर दो, और हर काम को कौन करेगा, एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट बंदा करेगा। जो उस काम में स्पेशलिस्ट है वही उस काम को करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसके अलावा जो अननेसेसरी वेस्टेज है वो घटेगा। तो इस सारी जो चीज़ों को लेकर उन्होंने पहला प्रिंसिपल क्या दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना चाहिए और एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट के द्वारा ही उसे कराना चाहिए। सेकेंड बात उन्होंने कही थी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है कोई भी पावर टू टेक्स डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास जो पावर है उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी आपको काम मिला है उसको आपको टाइम पे करना पड़ेगा, उसके लिए आप ऑब्लाइज्ड हो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेनरी फ्यूल ने यही कहा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, कि हर पर्सन के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड। अब किसी पर्सन को आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दिया, मतलब वो डिसीजन अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकता, तो जिस वजह से वो अपनी ड्यूटी को करने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसी तरीके से किसी पर्सन को आपने अथॉरिटी तो बहुत सारी दे दी, डिसीजन ले सकता है, लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, वो बंदा बड़ा एरोगेंट हो जाएगा और उसके बाद वो अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इसलिए ने एक बात कही थी कि किसी भी पर्सन को अगर आप अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, ताकि वो बंदा सही से काम कर सके। थर्ड क्या बोला गया था डिसिप्लिन को लेकर, इट इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर सबऑर्डिनेट्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल। और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है कि हर स्टेज पे आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो क्या करे, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। और अगर उसको कोई पर्सन नहीं मानता है तो पेनल्टीज़ वगैरह का भी जो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ताकि जो है हर बंदा सही से काम कर सके अपना। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इट एम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपरवाइजर इन। ये कहता है कि हर पर्सन को ऑर्डर या फिर जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा एक ही सुपीरियर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो इससे क्या होगा, ये पर्सन कंफ्यूज जाएगा कि सबसे पहले मैं किसका ऑर्डर मानूं। तो जिस वजह से इन्हें क्या कहा था, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वर्कर को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, ताकि उस जो है वो काम को सही कर सके और उसमें कोई भी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्टर्बेंस ना हो। फिफ्थ प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था, दैट इज रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ने एक बात कही थी कि एम्प्लॉय को आप इतनी सैलरी दो जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, एम्प्लॉय को भी और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी। एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, और सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंपनी की कैपेसिटी भी देखनी होती है कि कंपनी कितना पे कर सकता है, तो दोनों को ही मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी अधिकार हैं डिसीजन को लेकर वो सारा कुछ एक ही जने के पास इकट्ठा हो जाता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। जबकि उसका दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने पावर को क्या किया, अलग अलग लेवल जो है मैनेजमेंट को, उसको क्या कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। दोनों को बैलेंस करना चाहिए, बोथ शुड बी बैलेंस्ड। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकती है और ना ही डिसेंट्रलाइज हो सकती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सेंट्रलाइज वेयर इज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट टेक्स ओनली स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट डिसीजन। जितने भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर तो सेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट केवल और केवल कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ही लेती हैं, जबकि जो ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है उसको मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर को दे दिया जाता है। नहीं तो एक ही पर्सन अगर सारे डिसीजन लेगा तो ऑफकोर्स वो हर टाइप के डिसीजन तो सही नहीं ले सकता है, जिस वजह से ये उनने सजेस्ट किया था कि हर किसी को ऑपरेशनल अथॉरिटी को अलग अलग जो मैनेजर्स हैं उनको उनके डिसीजन के लिए उनको राइट दे देना चाहिए, और जो है
डिसीजन देने का पूरा उनको राइट दे देना चाहिए। तो ये हेनरी फ्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है कि टेलर जो ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या कहा था, तो टेलर का भी साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में भी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर वॉज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रोज फ्रॉम रैंक ऑफ ऑर्डिनरी अप्रेंटिस टू चीफ इंजीनियर इन मिनेरल स्टील कंपनी, जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में, मतलब एक ऑर्डिनरी बंदे से उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट मिल गई थी यूएसए में। टेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और इस कंक्लूजन पर लेकर वो पहुंचे दैट वर्कर आर प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क। उनने ये नोटिस किया कि वर्कर्स जो हैं बहुत ही कम काम कर रहे हैं, जितना हमने टारगेट किया है स्टैंडर्ड जो टास्क है उससे बहुत ही कम काम कर रहे हैं। ऑल्सो बोथ दी पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर होस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, और उन्होंने ये बात भी नोटिस किया कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर है दोनों एक दूसरे के लगभग दुश्मन है। मैनेजमेंट चाहती है ज़्यादा प्रॉफिट, जबकि जो वर्कर है वो क्या चाहती है, ज़्यादा सैलरी, और ज़्यादा सैलरी उसको नहीं मिलता है तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, काम कम करते हैं। ही गेव अ नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने बहुत सारे सजेशन दिए थे एंड करेक्टली प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उसके बाद जो है मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी टू एम्फेसाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। और इस बात पे जोर दिया कि कभी भी आप किसी एंटरप्राइज को मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ साइंटिफिक अप्रोच है उसको मानना चाहिए, इंस्टीड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हमेशा नहीं कि आप हर चीज़ नया नया ट्राई करो, कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोच है आप उसको फॉलो करो। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उन्होंने जो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जिसकी वजह से ही इज वेल नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो है टेलर, जबकि वो हमने पढ़ा था आपका था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो वो आपको हमने अब हम क्या पढ़ा था, हेनरी फ्यूल। तो दोनों चीज़ों को आपको मिक्स नहीं करना है, दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग अच्छे तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट एक डिफरेंट टॉपिक आ गया। अब तक हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पर क्या आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करो तो कैसे, साइंटिफिक तरीके से। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर को के बारे में अगर हम जाने तो वो हमने पढ़ ही लिया टेलर। और इसके अलावा बस हम इसकी डेफिनेशन ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टूल्स मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल, कि बिजनेस को कंडक्ट, जितनी बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं उसको आप किस तरीके से करो, एक स्टैंडर्ड टूल्स के द्वारा, एक स्टैंडर्ड मेथड है, और या फिर ट्रेंड पर्सन, जो भी पर्सन काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, सो एज टू हैव इंक्रीज्ड आउटपुट थ्रू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली तरीके से और कंप्लीटली उसका यूटिलाइज कर सकें। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मेन इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमारी कंपनी का वेस्ट बहुत ही कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे। तीन चीज़ें याद रखना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि वेस्ट को आप एलिमिनेट करो, वेस्ट जितना कम से कम हो सके, प्रोडक्शन क्या करो, ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा हो सके, और जितना कम से कम कॉस्ट पे हो सके। तो इन साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेकर जो है प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया है वो सारी चीज़ें हम करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी आपकी क्लास 12 में पढ़ रहे हो, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।